एक शांत सुबह और फिर अचानक कुछ घबराई हुई इमरजेंसी कॉल्स आने लगती हैं और देखते ही देखते एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो सबके होश उड़ा देती है। चलिए आज हम पीटर मैनफ्रेडोनिया के उस 5 दिन के खौफनाक सफर की तह तक चलते हैं। तारीख थी 22 मई 2020। 9/11 पर एक कॉल आती है और इस कॉल की पहली लाइन ही आने वाले खौफ का इशारा दे देती है। एक कॉलर की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, कोई सड़क पर पड़ा है और बहुत खून बह रहा है। और फिर एक के बाद एक कॉल्स आने लगती हैं और हर कॉल के साथ मंजर की भयावहता और भी साफ होती जाती है। एक और कॉलर की चीख सुनाई देती है, हे भगवान, इनमें से एक का तो हाथ ही नहीं है। जो लोग वहां मौजूद थे वो सब बस सन्न थे। उनके लिए ये यकीन करना ही नामुमकिन था। सब कुछ इतनी तेजी से और बिना किसी वजह के हुआ था। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर यहाँ हुआ क्या है। ये सब कुछ हो रहा था विलिंगटन, कनेक्टिकट की एक शांत सी सड़क मर्टल रोड पर, जहाँ पर 2 लोगों पर एक अनजान शख्स ने तलवार से हमला कर दिया था। जी हाँ, तलवार से। तो इस हमले में 2 लोग शिकार हुए। पहले थे 62 साल के टेड डेमर्स, जिन्होंने बस मदद करने के इरादे से हमलावर को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी और इसी मदद की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दूसरे थे 80 साल के जॉन फ्रैंको। वो तो बस शोर सुनकर बाहर आए थे और इस हमले की चपेट में आ गए। किस्मत से वो गंभीर चोटों के बावजूद बच गए। इस हमले की क्रूरता का अंदाजा टेड डेमर्स की पत्नी सिंडी के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, वो एक लकड़ी का कारीगर था और उन्होंने उसका हाथ काट दिया। सोचिए जरा। इस भयानक हमले के बाद जाहिर है पुलिस हरकत में आई। एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू हुआ, लेकिन पुलिस के पास सुराग के नाम पर बस एक ही चीज थी कि हमलावर एक मोटरसाइकिल पर था। तो अब जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, आखिर ये नकाबपोश हमलावर है कौन था वो और उसने ऐसा क्यों किया। बहुत ज्यादा देर नहीं लगी, पुलिस को पास के जंगल में एक लावारिस मोटरसाइकिल मिली और जब उसकी जांच हुई तो हमलावर का चेहरा या कहूँ नाम साफ हो गया। वो था पीटर मैनफ्रेडोनिया, कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी का एक 23 साल का स्टूडेंट। जब पुलिस ने पीटर के परिवार से बात की तो कुछ बातें सामने आईं। परिवार ने बताया कि उन्हें लगता था कि पीटर को बाइपोलर डिसऑर्डर है, जिसका कभी ठीक से इलाज नहीं हुआ। वो डिप्रेशन से भी जूझ रहा था और हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका रिश्ता भी काफी बिगड़ गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत थी। 2 दिन बाद जब पुलिस को लगा कि वो उसे पकड़ने के बिल्कुल करीब हैं, तब ये बात साफ हो गई कि आतंक का ये सिलसिला अभी बहुत लंबा चलने वाला है। तो ये पूरा खौफ 5 दिनों तक चला। देखिए, पहले दिन मर्टल रोड पर तलवार से हमला, फिर दूसरे दिन वो एक घर में घुसता है और 73 साल के डोनाल्ड हिब्स्की को बंधक बना लेता है। तीसरे दिन वो डर्बी में अपने ही दोस्त निक एली की हत्या करता है और उसकी गर्लफ्रेंड शैनन को किडनैप कर लेता है। चौथे दिन शैनन किसी तरह न्यू जर्सी में भाग निकलती है और फिर 5वें दिन आखिरकार मैनफ्रेडोनिया मैरिलैंड में जाकर पकड़ा जाता है। जो पहले बंधक थे डोनाल्ड हिब्स्की, उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्होंने बताया, मैं सो रहा था और उसने मेरे सिर के पीछे बंदूक रख दी। बोला, घूमना मत वरना मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। सोचिए, पीटर ने उन्हें पूरे 24 घंटे तक उन्हीं के घर में कैद रखा। इसके बाद पीटर और भी खतरनाक हो जाता है। वो अपने बचपन के दोस्त निक एली की जान ले लेता है और फिर निक की गर्लफ्रेंड शैनन को अगवा करके बंदूक की नोक पर उसे गाड़ी चलाने के लिए मजबूर करता है। इस पूरे तलाशी अभियान में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो शैनन की वजह से आया। शैनन ने जो हिम्मत और सूझबूझ दिखाई वो वाकई काबिले तारीफ थी। शैनन ने एक बहुत ही चालाकी भरी योजना बनाई। सबसे पहले उसने मैनफ्रेडोनिया को यकीन दिलाया कि वो बहुत ज्यादा तनाव में है और अब गाड़ी नहीं चला सकती। फिर उसने गाड़ी को न्यू जर्सी के एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाले ट्रक स्टॉप पर रोक दिया। वहां उसने एक अजनबी से कहा कि वो मैनफ्रेडोनिया के लिए एक उबर बुक कर दे और जैसे ही मैनफ्रेडोनिया उस उबर में बैठा, शैनन ने फौरन पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दिया, अपनी और अपनी किडनैपर की पहचान। शैनन से मिली इस जानकारी के बाद तो जैसे पुलिस को एक पक्का रास्ता मिल गया। अब गवाहों की मदद और सर्विलांस फुटेज के सहारे ये पीछा अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका था। और फिर आखिरकार वो दिन आया,
27 मई, पहले हमले के ठीक 5 दिन बाद पीटर मैनफ्रेडोनिया मैरीलैंड के एक गैस स्टेशन पर मिल गया। उसे पकड़ लिया गया और उसने कोई विरोध भी नहीं किया, शांति से सरेंडर कर दिया। तो अब पीटर पुलिस की गिरफ्त में था। अब जांच का फोकस क्या हुआ से हटकर क्यों हुआ पर आ गया। इन्वेस्टिगेटर्स ये समझना चाहते थे कि आखिर इस बेहिसाब हिंसा के पीछे वजह क्या थी। पूछताछ के दौरान एक और बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली बात सामने आई। पता चला कि पीटर ने कुछ महीने पहले अपने अपार्टमेंट की दीवार पर लिखा था, हमने देखा कि जब एडम आपा खो बैठा तो क्या हुआ, अब वे देखेंगे कि जब मैं आपा खोता हूँ तो क्या होता है। इंटेरोगेशन में पीटर कुछ भी सीधा सीधा बताने को तैयार नहीं था। जब भी उससे कोई सीधा सवाल पूछा जाता, जैसे विलिंगटन में क्या हुआ था, बताना चाहोगे, तो वो बस टाल देता और कहता वकील के बिना नहीं। या जब पूछा गया क्या तुम्हें डर्बी जाना याद है, तो उसका जवाब था मुझे दूसरा सवाल पूछिए। इस पूरी पहेली का एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी टुकड़ा हमले से ठीक 4 दिन पहले की एक घटना हो सकती है। उसके एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे साइकोपैथ कहा था और कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी थी। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया था कि पीटर ने उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें खुद को भेज दी थीं। खैर, कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी और अंत में पीटर मैनफ्रेडोनिया ने हत्या के 2 मामलों और दूसरे चार्जेस में अपना गुनाह कबूल कर लिया और इसके लिए उसे सजा मिली 55 साल की जेल। पीटर मैनफ्रेडोनिया की ये पूरी कहानी अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, क्या हम कभी सच में जान सकते हैं कि आखिर किसी इंसान के दिमाग में ऐसा क्या होता है कि वो अचानक इस तरह आपा खो बैठता है।